नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं आपका होस्ट कर्नल उत्कर्ष राठौर। मित्रों, रफाल्स आर कमिंग, ये सुनकर के पाकिस्तान और चीन सकते में हैं, दहशत में हैं। खास करके जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में रफाल की मार का स्वाद चखा है तो उन्हें ये लग रहा है कि साउथ एशिया की सबसे बड़ी डील, $30 बिलियन की डील, 114 रफाल लड़ाकू विमान और 31 रफाल एम मरीन विमान एक साथ भारत खरीदने वाला है। राष्ट्रपति मैक्रोन भारत में आ चुके हैं और बहुत जल्दी इस रक्षा सौदे पर मुहर लगने वाली है। तो रफाल के आने से भारत की वायुसेना में क्या ताकत आएगी और साउथ एशिया के सिक्योरिटी बैलेंस को ये किस तरीके से प्रभावित करेगा, ये जानने के लिए आज हमारे साथ हैं एयर कमोडोर कार्तिकेय काले, अति विशिष्ट सेवा मेडल, जिनसे आप भली भांति परिचित हैं। सर, आपका स्वागत है। भारत आखिरकार 114 रफाल विमान खरीदने जा रहा है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? थैंक यू सर, धन्यवाद। सबसे पहले तो आपने मुझे यहाँ बुलाया और आपसे हमसे बातचीत करी, थैंक यू सो मच सर। और रफाल के आने से डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है सर, स्पेशली जितने नंबर्स में भारतीय वायुसेना ये हवाई जहाज़ खरीद रही है। देखिए, भारतीय वायुसेना की सबको पता है कि ड्विंडलिंग स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है, यानी अभी 29 स्क्वाड्रन है, और जो एजिंग एयरक्राफ्ट हैं जिनका प्लान केवल 2035 तक है, वो 35 तक सबके सब निकलने वाले हैं। तो हमको एक डेफिनेटली एक वायबल, एक ऑल्टरनेटिव हवाई जहाज़ चाहिए जिसको भारतीय वायुसेना कम से कम जब तक हमारे तेजस मार्क 2 और आमका नहीं आ जाते तब तक वो हवाई जहाज़ कंटिन्यूसली चलें, और फिर वो हमारे पास बेसलाइन हवाई जहाज़ हो जाएगा। तो उसके लिए इस समय हमारे पास 2 हवाई जहाज़, 2 स्क्वाड्रन्स ऑलरेडी हैं, 36 हवाई जहाज़, और यदि हम 114 खरीद लेते हैं तो हमारे पास कम से कम 7 स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ हो जाएगी। और 7 स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ जो है वो एडिक्वेट है इस तरीके का, स्पेशली ये जेन 4.5 प्लस हवाई जहाज़ है। और इसका क्या, इसके जो टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटीज़ है और किस तरह से, और कुछ इसमें जेन 5th जनरेशन के जो एसेट्स हैं, जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो ऑलरेडी इनकलकेटेड है। प्लस जो हमारी डील फ्रांस के साथ हो रही है, वो हमारा एम ये है कि अब हम उसको F5 वर्जन, जैसे जो रफाल का इस समय F3 वर्जन हमारे पास है, F4 वर्जन और F5 वर्जन जो है वो हम इन पूरे हवाई जहाज़ को F5 वर्जन में कन्वर्ट करेंगे। सर, मैं ये आपसे पूछने वाला था। मेरे दर्शकों के लिए बताइए कि रफाल एयरक्राफ्ट क्या है, कैसा है, किस जनरेशन का है? देखिए, डिज़ाइन तो इसका 4th जनरेशन का ही है, इसमें कोई शक नहीं है। जो बेसिक डिज़ाइन है वो 4th जनरेशन है, परंतु जब ये आगे हवाई जहाज़ जब ये बन रहा था तब यूरोपियन कंसोर्टियम में उस समय यूरोफाइटर का भी डिज़ाइन हो रहा था। और रफाल इनिशियली पहले एक EAC यानी यूरोपियन एयरक्राफ्ट कंसोर्टियम का पार्ट था, बट बाद में रफाल ने अपना दैट इज़ फ्रांस ने अपना हवाई जहाज़ जो है बनाना खुद शुरू किया। आई एम सॉरी, मैं रफाल कह रहा हूँ, दासो इज़ द ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस एयरक्राफ्ट। तो दासो ने अपना हवाई जहाज़ बनाना शुरू किया, और इसमें 3 पार्टनर्स हैं, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। एक है दासो, दूसरा है थैलिस जो एवियोनिक्स बनाता है, और तीसरा है साफरान, और ये तीनों फ्रेंच कंपनी है। तो ये 100% फ्रेंच प्रोडक्ट है। सबसे पहली बात तो ये, तो स्ट्रेटेजिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से फ्रांस हमारा हमेशा दोस्त रहा है। न्यूक्लियर में भी जब हमारे अगेंस्ट 1998 के बाद हमारे अगेंस्ट सैंक्शन लगाए थे, तो फ्रांस ने हमें न्यूक्लियर यूरेनियम सप्लाई ग्रुप में हमें फिर भी सप्लाई करता रहा था, और तो हमें सपोर्ट किया, और मिराज 2000 हमारे को दिया हुआ है। तो मतलब इस तरह से कई जगहों पे फ्रांस ने हमारा साथ दिया, तो फ्रांस एक अच्छा दोस्त है। तो मेरे विचार से सबसे पहले जिसको हम बोलते हैं ना, बड़ा पिक्चर क्या है, बड़ी पिक्चर में फ्रांस से हवाई जहाज़ खरीदना बिल्कुल सेफ है हमारे लिए। गुड। अब हम आगे जाते हैं इसके कि क्या इस हवाई जहाज़ में क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ और क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। देखिए, इस हवाई जहाज़ में प्रेजेंट F3 वर्जन में सुपर क्रूज यानी कुछ ऐसी एक्चुअली ना, इसको समझने से पहले ये समझना पड़ेगा कि हम ये जनरेशन्स अलग अलग कैसे करते हैं। वैसे तो जनरेशन्स बेसिक डिज़ाइन के हिसाब से अलग अलग होती हैं, परंतु कुछ टेक्नोलॉजीज जो हैं वो डिज़ाइन बनने के बाद भी अडेप्ट हो जाती हैं हवाई जहाज़ में। जी हाँ। पर बेसिक डिज़ाइन के हिसाब से यदि हम जनरेशन 4 हवाई जहाज़ को देखें, तो जनरेशन 4 हवाई जहाज़ में जो है वो हायर मनूवरेबिलिटी थी, अच्छी रेंज थी, अच्छे एवियोनिक्स थे, और एक तरह से बेसिक फ्यूजन था। लेकिन ऑलमोस्ट ऑल इक्विपमेंट एंड वेपन्स दैट वर कैरीड वर मीडियम रेंज, एंड वो स्कैब फिटमेंट था, यानी हवाई जहाज़ बनने के बाद में बाहर से हवाई जहाज़ में चीज़ें लगती थी।
जनरेशन 5 में फंडामेंटली बहुत बड़े चेंज हो गए हैं। सबसे पहले जनरेशन 5 में स्टेल्थ डिज़ाइन आ गया है। दैट मीन्स लो ऑब्जर्वेबल डिज़ाइन जो है वो इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। यानी जब आप हवाई जहाज डिज़ाइन बोर्ड पे ले जाएं तब आप डिज़ाइन से ही उसमें स्टेल्थ के फीचर्स डाल दें। जैसे अभी हम एमका के साथ कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसे अब हम एमका के साथ कर रहे हैं। हाँ। एमका जो है वो ड्राइंग बोर्ड से ही एक जनरेशन 5 हवाई जहाज होगा। तो उसमें इंटरनल वेपन्स बे होंगे, उसमें जो है रैम कोटिंग होगी, उसमें जो कैनपी है उसकी कोटिंग इस तरह से करी जाएगी ताकि वहाँ से सुपर रिफ्लेक्शंस ना हो। कोई भी जैसे स्कैब फिटमेंट्स हैं वो नहीं होंगे। सब कुछ जो होगा वो एयरक्राफ्ट की बॉडी के अंदर ही इंटीग्रेटेड होगा। सारे सेंसर्स जो हैं एयरक्राफ्ट की बॉडी के अंदर इंटीग्रेटेड होंगे। देन उसके बाद जिसे आजकल हम बोलते हैं सेंसर फ्यूजन होगा, ताकि जितना भी आपको इन्फॉर्मेशन मिले वो इन्फॉर्मेशन आपको एकदम से इतने आसान तरीके से मिले कि आप हर चीज़ समझ पाएं। आपने सर कहा स्कैब फिटमेंट, मतलब जो जहाज में बाहर से सामान दिखता है उसको बोलते हैं। जी जी, वो जो पाइलन्स वगैरह पे लगता है उसको स्कैब फिटमेंट बोलते हैं। ओके। हाँ, और स्कैब फिटमेंट जो है वो रडार रिटर्न का बहुत अच्छा एक साधन है। हाँ, साधन है। आप अगर आप स्कैब फिटमेंट करेंगे तो डेफिनेटली रडार रिटर्न बढ़ेगा और आपका हवाई जहाज दिखेगा। लेकिन सर एक चीज़ लोग जानना चाहेंगे कि आज रफ़ाल हमारे पास है और रफ़ाल आ रहे हैं, तो ये चाइना के J-20, J-35, पाकिस्तान के J-10, J-17 के मुकाबले कहाँ खड़ा होता है? देखिए, रफ़ाल जो है वो 4.5 प्लस जनरेशन है और बहुत क्लोज है जो है J-10 के, मेरे हिसाब से बहुत क्लोज है। देखिए, रफ़ाल में कुछ स्टेल्थ फीचर्स ऑलरेडी इनबिल्ट हैं, वो डिज़ाइन से ही उनके बनाए गए हैं, ठीक है ना। उसके ऊपर से सुपर क्रूज एबिलिटी है। सुपर क्रूज यानी बिना आप इंजन की पूरी ताकत खोले आप सुपरसोनिक जा सकते हैं। वो उसके कारण आपकी एक्सटेंडेड रेंज हो जाती है और उसके कारण जो है आप बहुत जल्दी BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज सिनेरियो जो आजकल चलता है उसमें आप दूसरे को पकड़ सकते हैं। देन इसमें सेंसर फ्यूजन है, एक इतने हाई लेवल का सेंसर फ्यूजन की है कि आप ये मान के चलिए कि इस समय 4.5 जनरेशन में रफ़ाल सब बाकी हवाई जहाज़ों से एक कंधा ऊपर चल रहा है। तो उसमें सेंसर फ्यूजन भी बहुत अच्छा है। देन इसमें जो एडवांस वेपन्स लगाए गए हैं, जैसे मीटियोर है, उसकी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, उसकी रेंज 200 किलोमीटर से ज़्यादा है। स्कैल्प है जो एक क्रूज़ मिसाइल है, लो स्पीड क्रूज़ मिसाइल है और ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर तक की रेंज है। तो इस तरह से जो वेपन इंटीग्रेटेड हैं उसमें वेपन्स भी इंटीग्रेटेड हैं, प्लस हैमर जो लेटेस्ट वेपन अभी इंडियन एयरफोर्स ने खरीदा भी है और ऑप सिंदूर में आपने बोला था यूज़ भी किया है। स्कैल्प और हैमर यूज़ किया है और हैमर की रेंज है वो 30 से 60 किलोमीटर तक है। इंटरचेंजेबल हेड्स हैं, बहुत ही वर्सेटाइल वेपन है। ये सब रफ़ाल में ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है बिकॉज ये सब फ्रेंच वेपन्स हैं और फ्रांस ही बनाता है और फ्रांस ही इसको रफ़ाल में इंटीग्रेट कर चुका है। जो हमारे वेपन्स हैं, इंडिजिनस वेपन्स हैं, वो फ्रांस एग्री कर गया है और आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट जब साइन होगा उसमें ये पॉइंट तो होगा ही कि वो हमारे वेपन्स भी इंटीग्रेट करेगा। तो अगर हम इस पूरी पिक्चर को अब हम देखें तो आप खुद ही देखेंगे कि जो रफ़ाल है उसकी कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो ऑलमोस्ट टचिंग, आप ये कह लीजिए 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, ऑलमोस्ट टचिंग है। जी हाँ। थोड़े कम हैं बिकॉज बेसिकली डिज़ाइन बोर्ड से वो 5th जनरेशन नहीं बनाया गया था। उसमें जो एडिशंस हो रहे हैं और जो F5 वर्जन आएगा उसमें जो रडार की रेंज इंप्रूवमेंट्स होंगी। ईसा रडार है और ईसा रडार को जो है जब इसकी रेंज और इम्प्रूव होगी तो उसमें आप और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स डाल सकते हैं। इनफैक्ट मेरे ख्याल से कुछ एयरक्राफ्ट तो शायद न्यूक्लियर मिसाइल्स के लिए भी कन्वर्टेड होंगे क्योंकि रफ़ाल इज़ केपेबल ऑफ कैरिंग। खुद फ्रेंच एयरफोर्स रफ़ाल यूज़ करती है न्यूक्लियर वेपन्स कैरी करने के लिए। तो आप इसको कंप्लीट पैकेज देखें तो हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी डील है। और इस समय देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आदमी जब खाना खाता है तो अपनी पसंद का खाता है, दूसरे की पसंद का तो खाता नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि भारतीय वायुसेना को इस समय एक ऐसा हवाई जहाज़ चाहिए जो हवाई जहाज़ को आप आसानी से इंटीग्रेट कर लें, जिस हवाई जहाज़ पे आपको एक्सपीरियंस हो, जिस हवाई जहाज़ से अब हमने एक लड़ाई लड़ी है। अब उससे बड़ा आप भरोसा किस हवाई जहाज़ पे करेंगे? उसी हवाई जहाज़ पे करेंगे जिसमें आपने एक लड़ाई लड़ी है और बहुत अच्छी तरह से लड़ाई लड़ी है। एब्सोल्युटली। तो रफ़ाल इन सब चीज़ों में फिट बैठता है। देखिए, मेंटेनेंस चेन बहुत अच्छी बनी हुई है, टेक्नीशियन सारे ट्रेंड हैं, 2 स्क्वाड्रन्स हम ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं, हमारे पायलट्स एकदम से एक्टिव हैं, सबको पता है। और अब फर्दर ट्रेनिंग के लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फटाफट हम ट्रेन कर पाएंगे, अपने आप ही हम अपने पायलट्स को ट्रेन करेंगे। फ्रांस जाने की भी ज़रूरत नहीं है, पिछले सारे पायलट्स फ्रांस में ट्रेन होकर आए थे। अब जो है हमारे पास इतना बड़ा ग्रुप है ट्रेंड और एक्सपीरियंस्ड रफ़ाल पायलट्स का, हम अपने आप को खुद ही ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो एक तरह से आप ये मानिए कि रफ़ाल परफेक्ट फिट है भारतीय वायुसेना के लिए इस समय। कुछ टीदिंग प्रॉब्लम्स थी रफ़ाल के एग्रीमेंट में। एक तो थी सोर्स कोड के बारे में, फ्रांसीसी बड़े मतलब नहीं चाहते थे कि भारत को वो शेयर करें। ये सोर्स कोड क्या है और क्या प्रॉब्लम थी?
देखिए, सोर्स कोड का बेसिकली मतलब है कि जो रफाल में सॉफ्टवेयर, अब ये सारे के सारे हवाई जहाज जो है अब इलेक्ट्रॉनिक्स पे चलते हैं, तो सॉफ्टवेयर पे चलते हैं मोस्टली। सब में आईसीज लगे हुए हैं, सब में सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर लोड होता है और सॉफ्टवेयर उस हवाई जहाज से कई काम कराता है। तो आप जब बटन प्रेस कर रहे हैं तो आप एक तरह से सॉफ्टवेयर को आप बता रहे हैं कि क्या करना है, और वो सॉफ्टवेयर जो है वो आगे हवाई जहाज में जो है वो काम करता है। तो सॉफ्टवेयर ऑब्वियसली कोडेड होता है, सॉफ्टवेयर की एक पर्टिकुलर कोडिंग होती है, एक लैंग्वेज होती है। अब फ्रेंच दासो जो है वो अपनी प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर से उसकी कोडिंग करता है, और जब क्योंकि वो अपनी प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर से कोडिंग करता है तो उनका जो सोर्स कोड है वो यदि वो शेयर कर लेंगे तो उस प्रोप्राइटरी कोड, वो जो प्रोप्राइटरी कोड है वो आपके पास भी आ जाएगा। तो अब कोई भी कमर्शियल कंपनी, ये एक तरह से ना पैर पे कुल्हाड़ी या कुल्हाड़ी पे पैर मारने के एक बराबर ही हो गया है, तो वो कैसे देगा। मैं उनकी बात इसलिए समझता हूँ क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे जो है मेरा भी अपना मत है। हमेशा मैं जब भी कहता हूँ कि भारतीय वायुसेना जिस भी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करती है, वो हम उसके कुछ ना कुछ परसेंट के आईपीआर के हकदार हो जाते हैं। वो हम करते नहीं है, बात दूसरी है डीपीएसयूज के साथ काम करके, परंतु भारतीय वायुसेना आईपीआर के हकदार हो जाती है, बिकॉज हमारे लोग अपना जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वहाँ दिमाग डाल के उस पर काम कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से दासो ने रफाल बनाने में अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यूज़ करी है, तो वो डेफिनेटली नहीं चाहेंगे कि वो सोर्स कोड वो हमें पकड़ाए। परंतु देखिए, सोर्स कोड हमें भारतीय वायुसेना को क्यों चाहिए, ताकि अब अपने हवाई जहाज को अपग्रेड कर सकें, अपने वेपन्स उसमें लगा सकें। जी हाँ। ठीक है, वो करने को वो तैयार हैं। तो ये जैसे हमारा अस्त्रा वगैरह है, बिल्कुल वो सब फिट करेंगे, वो मान चुके हैं जी। इनको हम फिट कर सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल कर सकेंगे। तो हमारी टाइमलाइन क्या होगी, ये 114 जहाज कब तक आएंगे? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के बाद 2.5 से 3 साल में पहले 18 हवाई जहाज की जो डिलीवरी है उसमें से पहले हवाई जहाज का सेट आना शुरू हो जाएगा। नॉर्मली हवाई जहाज 2-2, 3-3 के ग्रुप्स में आते हैं, मे बी 5 या 6 के ग्रुप में आए, डिपेंडिंग अपॉन कि रफाल इस समय दासो का प्रोडक्शन शेड्यूल कैसा है। परंतु मेरा एंटिसिपेशन यही है कि अगर इस साल हम साइन करते हैं, 2026 में जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है, तो G2G है ना, होना भी चाहिए, अभी 1-2 दिन में साइन हो जाना चाहिए, बट जैसे ही हो जाता है वैसे ही आप लगा लीजिए उसके 2.5 से 3 साल के बीच में पहले हवाई जहाज आने शुरू हो जाएंगे। इसके साथ कहा जा रहा है कि रफाल एम या रफाल मरीन एडिशनल को देने वाला है ऑर्डर, 26 की वो दे चुके हैं, 36 के जी। तो वो क्या उतनी ज़रूरत थी हमें? और नहीं, बिल्कुल थी। देखिए सर, मेरे विचार से बिल्कुल भारत को इस समय ज़्यादा रफाल एम की भी ज़रूरत है। इसमें 2-3 फ़ायदे हैं। देखिए, अगर आप बल्क में खरीदेंगे तो आपको बेटर डील मिलेगी, सबसे बड़ा तो कमर्शियल फ़ायदा ही है। सेकंड इज कि जब आप इतने सारे हवाई जहाज खरीदेंगे तो आप आप कॉन्ट्रैक्ट को अपनी तरह से थोड़ा प्रेशराइज कर सकते हैं, जो फ्रांस देना नहीं चाहता वो आप निकलवा सकते हैं, तो उस तरह से डील आपके लिए ज़्यादा अच्छी बनती है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भारत की ज़रूरत भी है। देखिए, साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ यदि हम देखें तो इंडियन ओशन रीजन में इस समय हमारी नेवी जो है कुछ सालों में मेरे विचार से सबसे पावरफुल नेवी बन जाएगी, और ये बहुत दूर की दृष्टि है, एक सामरिक दृष्टि से बहुत अच्छा कदम है। जी हाँ। हमारे पास इस समय आपको पता है कि 2 चेन्स हैं, एक अंडमान निकोबार चेन है, दूसरा हमारे पास लक्षद्वीप के आइलैंड्स हैं। ये दोनों आइलैंड्स हमसे कम से कम, मतलब एक तो करीब 1600 किलोमीटर और दूसरा 2000 किलोमीटर दूर है। तो जब ये आइलैंड्स इतनी दूर दूर है, इन पे इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी भारत पे ही है, और क्योंकि ये भारतीय ज़मीन है, और इसकी जिम्मेदारी जो है भारतीय नौसेना से ज़्यादा और कोई कर ही नहीं सकता है। छोटे आइलैंड्स हैं, जब तक इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, जब तक वहाँ एयरफोर्स के एलिमेंट जाएंगे, तब तक जो है कैरियर बैटल ग्रुप्स, 2 हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर हैं इस समय। एक पे MiG-29 केस हैं, जो मोस्ट प्रोबेबली MiG-29 के साथ उनकी लाइफ भी खत्म हो रही है, वो भी रिटायर हो जाएंगे। तो अगर हम टोटल देखें 26 और 31 यानी 57 एयरक्राफ्ट, और इसमें से कुछ हवाई जहाज हम ये मान के चलें कि अवेलेबल नहीं होंगे, 60% अवेलेबिलिटी अप्रॉक्सीमेटली लेके चलना चाहिए, तो 60% अवेलेबिलिटी पे जो है आपके पास कम से कम 30 से 40 हवाई जहाज अवेलेबल रहेंगे। तो 15 से 20 हवाई जहाज एक शिप पे और 15 से 20 हवाई जहाज एक शिप पे, तो हमारे दोनों जो कैरियर बैटल ग्रुप्स हैं वो रफाल के साथ इक्विप्ड होंगे और वो बहुत पावरफुल फोर्स बन जाएंगे। भारतीय वायुसेना के लिए कहा जाता है कि ये 42 स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ की फोर्स है। जी सर। और आज आपने कहा कि ये अभी सिर्फ 29 रह गए हैं घट करके, और 2030 तक या 2035 तक आपने कहा कि कोई 12 स्क्वाड्रन और कम हो जाएंगे। जी सर। तो आज हम बात करते हैं, हमारे एयर चीफ मार्शल को कई बार कहते हुए सुना गया है कि अब 42 से काम नहीं चलेगा, 52 स्क्वाड्रन होने चाहिए। ये रैशनल क्या होता है? देखिए सर, स्क्वाड्रन का रैशनल जो होता है, यानी फोर्स स्ट्रक्चरिंग जिसे बोलते हैं, ये एक एक्चुअली थोड़ा कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज है, और मैं कोशिश करता हूँ कि सिंपल वर्ड्स में समझाने की, कि जब भी हम देखते हैं कि भारतीय वायुसेना के इस समय रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और उसकी टास्किंग क्या है, टास्किंग के हिसाब से हम ये देखते हैं कि हम
कितना एफर्ट यानी कितना हमको फ्लाइंग एफर्ट चाहिए अगर हमको कोई पर्टिकुलर टास्क करना है, तो उसमें टास्किंग जो है वो चेंज होती रहती है। कुछ साल पहले टास्किंग कम होगी, चीन का कम खतरा था, अब चीन का खतरा जब जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे हमारी टास्किंग ज़्यादा हो रही है। तो इसीलिए शायद जो है चीफ अभी बोल रहे हैं कि 50 से 60 हवाई जहाज स्क्वाड्रन्स के बीच का जो हमें वो रखना है, वो लक्ष्य रखना है, वो शायद इसलिए रख रहे हैं बिकॉज टास्किंग बढ़ गई है। तो टास्किंग से आते हैं कि कितने हवाई जहाज आप रखेंगे, बिकॉज आप ये मान के चलिए किसी भी लड़ाई में आपके पास 100% हवाई जहाज अवेलेबल नहीं होते। कुछ हवाई जहाज मेंटेनेंस के लिए जाएंगे, कुछ हवाई जहाज जो है ख़राब हो जाते हैं ट्रेनिंग के टाइम पे, तो धीरे कुछ ना कुछ होता है, डैमेजेस भी होते हैं, एट्रिशन भी होता है। तो ये सब जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसके हिसाब से फिर हम एवरेज जो है हम यह लगाएंगे 60 से 65% तक अवेलेबिलिटी आप लेके चलते हैं। और जो बाकी के 30% के ऊपर जो आप हवाई जहाज हैं वो आप ये मान के चलते हैं कि किसी न किसी कारण से वो आपको अवेलेबल नहीं होंगे। तो लड़ाई में अगर हम 60 से 65 ले लें तो हम रिवर्स इंजीनियरिंग करें, और अगर चीफ कह रहे हैं कि 50 से 60 के स्क्वाड्रन्स के बीच का कोई नंबर है और तो उसकी डेफिनेटली जो है रिक्वायरमेंट है, और वो टास्किंग के हिसाब से है। तो इसलिए जो लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई चीफ ने 42.5 पहले होता था और अब ये अचानक 50 से 60 क्यों हो गया, ये टास्किंग के ऊपर टोटली डिपेंडेंट है। टास्किंग के हिसाब से हमारी रिक्वायरमेंट्स चेंज होती रहती है। आप सही कह रहे हैं, हमारी सिक्योरिटी कंसर्न्स और थ्रेट परसेप्शंस वाकई कुछ सालों में वाकई बढ़ गई हैं, और उसको मैनेज करने के लिए, पूरा करने के लिए इंडियन एयरफोर्स का विस्तार जरूरी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो वो एक चीज़ सामने आती है। तो आज आप इस रफाल के सौदे को किस तरीके से देखते हैं, आम भारतीय के निगाह से कैसे देखते हैं? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं जितने भी हमारे दर्शक हैं उनको ये बताना चाहूँगा कि मेरे विचार से ये डील जो है ये एक ऑप्टिमल डील है। इससे बढ़िया डील हो नहीं सकती थी। और सर आपने सही कहा, शायद ये डील अगर आज से 10 साल पहले होती तो बहुत ही अच्छी होती, परंतु मैं बार बार ही लोगों को यही समझाता हूँ कि शायद समय सही नहीं था, या शायद डिसीजन मेकर सही नहीं थे, या जो भी था, परंतु इस समय जो है अगर ये डील हो गई है तो भी ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई शक नहीं। रफाल एक अच्छा हवाई जहाज़ है, फ्रांस एक अच्छा स्ट्रेटेजिक हमारा सामरिक पार्टनर है, एक अच्छा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, उससे हवाई जहाज़ खरीदने में हमें कोई बिल्कुल भी कोई घबराने की बात नहीं है। और जहाँ तक कि लोग ये बार बार ही प्रश्न उठा रहे हैं कि हमारे जो इंडिजिनस प्रोग्राम्स हैं उनका क्या होगा, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ सर, और जहाँ तक मैंने सरकार का काम देखा है, जब मैं फौज में भी था तब 2014 के बाद तब भी मैंने बहुत काम देखा, मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि उनके लिए पैसे की कोई कमी नहीं होगी। देखिए हम जा रहे हैं 11-12 ट्रिलियन, 15 ट्रिलियन, 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने, तो हमारे पैसे का जो प्रॉब्लम होता था आज से करीब 20 साल पहले, वो अब नहीं होगा हमें, और वो दिख ही रहा है। आपको पता है रियल टर्म्स में हमारा डिफेंस बजट ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़ गया है। जी हाँ, ठीक है, चाहे जीडीपी, क्योंकि जीडीपी भी बढ़ गया है इसलिए जीडीपी का परसेंटेज सेम रहेगा, परंतु पैसा जो अब फौज में आ रहा है वो बहुत जा रहा है, तभी तो इतनी बड़ी बड़ी परचेजेस हम कर पा रहे हैं। आप ही ने बोला था सर अभी कुछ देर पहले कि ऑलमोस्ट साउथ एशिया की सबसे बड़ी डील होगी रफाल की। सबसे बड़ी डील है जी। तो फिर ये पैसा कहाँ से आ रहा है? सरकार कहीं से पैसा प्रिंट तो कर नहीं रही है, तो ये पैसा वहीं से आ रहा है। सरकार इकोनॉमिक रिकवरी कर रही है, इकोनॉमिकली हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, पैसा हमारा जो इंडस्ट्रियल बेस है वो ज़्यादा बढ़ रहा है, और आपको पता ही है कि सारी दुनिया हम पे देख रही है, ग्रोथ रेट हमारी बहुत अच्छी है। तो ये सोचना कि इसके आगे हम नहीं कर पाएंगे या हमारे को हमारे इंडिजिनस प्रोग्राम्स का पैसा काटना पड़ेगा, मेरे विचार से बहुत ही जैसे बोलते हैं ना, बिल्कुल दूरदृष्टि नहीं है, बहुत ही आप बिल्कुल अपने जूते की तरफ देख रहे हैं। तो रफाल्स आर कमिंग, और जैसा कि एयर कमोडोर काले ने बताया कि ये एक बहुत शानदार डील है, भारत के हित में है, और सबसे अव्वल कि ये भारतीय वायुसेना को उन बुलंदियों तक ले जाएगी जिसकी हमें हमेशा ज़रूरत रही है। सर आपका बहुत धन्यवाद, आपने इस मसले पे बहुत सफाई से हमारे पाठकों के लिए प्रकाश डाला। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।